हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के ई कक्षा चैनल पर। हम समझ रहे हैं 12th क्लास के भूगोल सब्जेक्ट को। बुक है अपनी भारत, लोक और अर्थव्यवस्था और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन को समझते समझते हमें 2 भाग हो चुके हैं। आज हम तीसरा भाग देखने वाले हैं। तो सभी का स्वागत है आज की क्लास में। गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी का स्वागत है आज की क्लास में। गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो शुरुआत करते हैं। हम कर क्या रहे थे इस चैप्टर में, पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना? 5वां चैप्टर। 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं वापस रिपीट करूंगा। पहला जनसंख्या, अच्छे से देखा हमने। दूसरा मानव बस्तियां, बहुत अच्छे से देखा। तीसरा भू संसाधन तथा कृषि, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने। और चौथा जल संसाधन, जो कि अपना लास्ट चैप्टर, चौथा चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया था। और अब हम देख रहे हैं खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ये बात वापस आप नोट कीजिएगा कि जो प्रवास का प्रकार, कारण और परिणाम नामक चैप्टर है, अगर आपकी बुक में है तो आप उसे कैंसल आउट कर दीजिएगा, हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तीसरा चैप्टर मानव विकास, इस बुक का मानव विकास, उसे भी हमें नहीं पढ़ना है। यदि आपकी बुक पुरानी है, पिछले सालों की है और उसमें यह चैप्टर दिया हुआ हो तो उसे आप पूरी तरह से क्रॉस कर दीजिएगा। और 8वां चैप्टर निर्माण उद्योग, वो भी हमें नहीं पढ़ना है, उसे आप क्रॉस कर दीजिएगा। तो कुल मिलाकर इस बुक में हमें 9 चैप्टर ही पढ़ने हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं खनिज तथा ऊर्जा संसाधन को। तो कल की क्लास में हमने मुख्य रूप से लौह धात्विक खनिज के बारे में देखा था। जिन धातुओं में लोहे का अंश पाया जाता है उनके बारे में हमने कल की क्लास में देखा था। तो आज हम धात्विक खनिजों का जो दूसरा प्रकार है अलौह खनिज, उसको देखने वाले हैं। भाई, हमने खनिजों के प्रकारों को देखा था कि खनिज के कितने प्रकार होते हैं और किस प्रकार हम बांट सकते हैं उसे। खनिजों के प्रकार हमने पहली क्लास में भी देखा था, कल की क्लास में भी देखा था। तो खनिजों को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। अच्छे से हमने देख रखा है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज कौन से होते हैं? जिनमें धातु पाई जाती है। और अधात्विक खनिज कौन से होते हैं? जिनमें धातु नहीं पाई जाती है। धातु को यदि बेसिक समझना है आपको, तो वो सारी चीजें जिनसे आपका करंट पास हो सकता है, बिजली पास हो सकती है, वो धातु कहलाता है। तो खनिजों के 2 प्रकार, धात्विक और अधात्विक। धात्विक में भी हमने देखा था कि 2 प्रकार होते हैं, एक तो लौह धात्विक और एक अलौह धात्विक। लौह धात्विक वो होते हैं जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है, और अलौह धात्विक कौन सा हो गया? जिनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता। तो कल हमने लौह धात्विक खनिजों के बारे में मुख्य रूप से देखा था। हमने लौह अयस्क देखा था, मैग्नीज अच्छे से डिटेल में देखा था कि ये सारी चीजें कहां कहां पाई जाती है और भारत में किस प्रकार का लोहा और ये मैग्नीज मिलता है। उसके बाद हमें अधात्विक खनिज देखना है और उसमें भी 2 प्रकार हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं आज की क्लास में अलौह धात्विक खनिज कौन कौन से हैं। तो अलौह धात्विक खनिज में सबसे पहला हमें देखना है बॉक्साइट, जो हम आम जीवन में एल्यूमिनियम प्रयोग करते हैं। भाई, एल्यूमिनियम आजकल हमारी जिंदगी में हर जगह ही मिल जाएगा। जैसे कि बहुत सारे बर्तन हमें एल्यूमिनियम से बने हुए मिल जाएंगे, बहुत सारे दरवाजे एल्यूमिनियम से मिल जाएंगी, बोतल, पहिए, कार का स्ट्रक्चर, हम जो ये कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं कभी कभार कैन में, वो भी एल्यूमिनियम का होता है। और आजकल हम खाने को पैक करने के लिए जो एल्यूमिनियम की शीट, जो शाइनी शीट होती है, वो लगा देते हैं, वो भी एल्यूमिनियम की ही बनी है। हालांकि ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है। तो ये एल्यूमिनियम कहां से प्राप्त होता है? ये बॉक्साइट नामक खनिज से प्राप्त होता है। और बॉक्साइट खनिज कैसा है? उसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता, लेकिन वो धात्विक है, उसके अंदर से करंट पास होगा। तो बॉक्साइट अलौह धात्विक खनिज हो जाएगा। ये एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। अयस्क क्या होता है? जिस खनिज से आप कोई धातु अच्छी मात्रा में प्राप्त कर सकते हो, वो जो कच्चा माल है, वो अयस्क कहलाता है। हमने पहली क्लास में देखा था। तो बॉक्साइट किसका है? एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाए कि एल्यूमिनियम धातु किससे मिलती है? बॉक्साइट से। बॉक्साइट से हमें क्या मिलता है? एल्यूमिनियम मिलता है।
इसका रंग लोहांश की मात्रा के आधार पर सफेद, गुलाबी या लाल होता है। एल्यूमिनियम जब अयस्क रूप में होता है तो उसका कलर अलग अलग हो सकता है। इस फोटो में देख सकते हो ये गहरा लाल कलर का बॉक्साइट है। ये बॉक्साइट खनिज है जिससे हमें ये छोटे छोटे दाने के रूप में एल्यूमिनियम इसमें हमें दिख रहे हैं। तो इसका कलर सफेद भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है। और इससे बॉक्साइट से जो एल्यूमिनियम हमें मिलता है या इस एल्यूमिनियम को हम निकालते हैं, उसका प्रयोग अपनी आम जिंदगी में आप सब जगह देख सकते हो। जैसे कि बर्तन बनाने में, बिजली के तारों में बहुत ज्यादा यूज होता है एल्यूमिनियम। धातु उद्योग में अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग धातुओं के प्रोडक्ट बनाने में भी एल्यूमिनियम का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। इसके अलावा वायुयान में, मोटर गाड़ियों के निर्माण में, जहां जहां आपको लोहे को हटाना है, क्योंकि लोहा भारी हो जाता है, स्टील भी भारी हो जाता है, तो अगर इनको हटाना है और हमें कोई चीज हल्की बनानी है तो उसे मुख्य रूप से एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। और एल्यूमिनियम कहां से निकलता है? बॉक्साइट से निकलता है। अब बात करते हैं कि भारत में ये बॉक्साइट या एल्यूमिनियम का अयस्क मुख्य रूप से कहां कहां पाया जाएगा, देखते हैं मैप के माध्यम से। भारत में आधे से अधिक मतलब कि पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर मिला के जितना बॉक्साइट मिल रहा है उसको हम 100% मान लेते हैं। तो इस 100% के आधा यानी कि 50% से भी ज्यादा बॉक्साइट जो है वो कहां पर मिलेगा? उड़ीसा में मिलेगा। पूरे भारत में बॉक्साइट जहां जहां पर है उन सबको जोड़ लो, लेकिन उसके आधे से भी ज्यादा एक राज्य में मिलता है, उड़ीसा राज्य में। कहां पर है उड़ीसा राज्य? ये भारत के पूर्व दिशा में आप चले जाओ, भारत के पूर्व दिशा में चले जाओ, यहां पर है उड़ीसा। हमने पहले क्लास में भी बात की थी कि इस पूरे क्षेत्र में छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में बहुत सारे खनिजों के भंडार है। तो इसी में उड़ीसा में आपको बॉक्साइट के पूरे भारत के आधे से भी ज्यादा भंडार यहां देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद किस किस का नंबर आएगा? आंध्र प्रदेश का। उड़ीसा के नीचे है ये आंध्र प्रदेश, ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये आंध्र प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। कहां है छत्तीसगढ़? ये है छत्तीसगढ़ उड़ीसा के पास में। तो यहां पर भी आपको बड़ी मात्रा में बॉक्साइट मिल जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश तो हमने देख ही लिया है। गुजरात और महाराष्ट्र यानी कि पश्चिमी भारत के राज्यों में गुजरात और महाराष्ट्र, यहां पर भी बॉक्साइट के अच्छे खासे भंडार हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आप इन सब राज्यों का नाम याद रख ना पाओ तब भी आप उड़ीसा का नाम तो जरूर याद रख लेना बॉक्साइट के मामले में, क्योंकि भारत में जितना बॉक्साइट मिलता है उसका आधे से ज्यादा अकेले इस राज्य में भंडार है। अब हम देखते हैं कि इन राज्यों में, इन इंडिविजुअल राज्यों में कौन कौन सी जगह है जहां पर बॉक्साइट हमें देखने को मिलता है, बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। मैं वापस ये बात रिपीट करना चाहूंगा कि आप इन नामों को देखकर डरिएगा मत, इन नामों के चक्कर में इस चैप्टर को छोड़िएगा मत। करना क्या है आपको? आप राज्य देख लो और राज्यों में भी एक एक नाम देख लो। याद करने वाली चीजें कब करनी है? जब आपकी एग्जाम से 2-3 महीने समय बचा हो, उस समय याद करने वाली बात देखनी है। अभी तो बेसिक बातें देख लो कि क्या है बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम मिलता है। ये सफेद रंग का भी हो सकता है, लाल रंग का भी हो सकता है, गुलाबी रंग का भी हो सकता है। एल्यूमिनियम का उपयोग क्या क्या होता है? बर्तन बनाने में, मोटर गाड़ी बनाने में, वायुयान बनाने में, बिजली के तार बनाने में। ये बेसिक आइडिया आ गया। फिर एक आइडिया और ले लो कि पूरे भारत में जितना बॉक्साइट मिलता है उसके आधे से अधिक बॉक्साइट तो उड़ीसा राज्य से निकाल दिया जाता है या उड़ीसा राज्य में उत्पादित होता है। इसके अलावा उड़ीसा के पास छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के पास मध्य प्रदेश, फिर नीचे आंध्र प्रदेश, इधर गुजरात और महाराष्ट्र में भी बॉक्साइट के अच्छे खासे भंडार है। अब आते हैं हम इंडिविजुअल राज्यों में। ठीक, तो इतनी सारी चीजें एक बार ध्यान रख लो, ये नाम आप बाद में याद कीजिएगा। तो देख लेते हैं हम नाम है कौन कौन से। उड़ीसा में हमने देखा पूरे भारत का 50% से ज्यादा यहां पर बॉक्साइट पाया जाता है, भंडार यहां पर है। तो उड़ीसा में कहां कहां पे मिलेंगे? कालाहांडी और
कोरापुट जिले की पेटी जो आंध्र प्रदेश तक विस्तारित देश का वृहत्तम क्षेत्र है। मतलब कि उड़ीसा के साउथ में ये दो क्षेत्र पड़ते हैं, कालाहांडी और कोरापुट, जो कि आंध्र प्रदेश की बॉर्डर तक जाते हैं। यहां पर बॉक्साइट के अच्छे खासे भंडार है। तो उड़ीसा के लिए तो ये दो नाम याद रख लो, दोनों ही क से है ना, कालाहांडी और कोरापुट। इसके बाद आ जाओ झारखंड क्षेत्र की तरफ, उड़ीसा के उत्तर की तरफ। झारखंड में आपको लोहारडागा, नेतरहाट पठार, इनमें बॉक्साइट के अच्छे खासे भंडार देखने को मिल जाएंगे। अगेन कहूंगा कि इन नामों से आप परेशान मत होइएगा। चलते हैं गुजरात। गुजरात में भावनगर और जामनगर, ये आसान नाम है, इनको आप याद कर सकते हो। सॉरी दोस्तों, गुजरात के भावनगर और जामनगर में अच्छे खासे बॉक्साइट के भंडार हमें देखने को मिल जाते हैं। गुजरात के नीचे महाराष्ट्र की तरफ चलेंगे तो आपको कौन कौन से क्षेत्र देखने को मिलेंगे महाराष्ट्र में? कोलाबा, ठाणे, कोल्हापुर, सतारा। तो ये क्षेत्र महाराष्ट्र के वो क्षेत्र है जहां पर आपको बॉक्साइट के अच्छे खासे भंडार देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ पे अमरकंटक का पठार, ये अमरकंटक का पठार आपने 11th क्लास में देखा होगा। अमरकंटक पठार से ही आपकी नर्मदा नदी निकलती है, जो कि मध्य भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। तो छत्तीसगढ़ में अमरकंटक का पठार और मैकॉल श्रेणी। ये मैकॉल श्रेणी क्या है, अमरकंटक का पठार क्या है, एक बार हम मैप पर देख लेते हैं। यहां पर आपको बॉक्साइट के अच्छे खासे भंडार देखने को मिल जाएंगे। अगेन रिपीट करूंगा, आप इतने सारे डेटा और इतने सारे फैक्ट से परेशान मत होइएगा। बेसिक जो चीजें हैं पहले उसको पकड़िए, फिर आप जो याद करने वाली चीजें हैं वो एग्जाम के आसपास हमें देखना है। भाई बॉक्साइट में सबसे ज्यादा तो उड़ीसा में मिल ही गया है, उड़ीसा में सबसे ज्यादा मिल ही गया है। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में यहां पर है आपका अमरकंटक का पठार, अमरकंटक का पठार जहां से नर्मदा नदी निकलती है। और अमरकंटक पठार से आप थोड़ा सा इस तरफ आओगे, इसी से लगी हुई एक पहाड़ी है मैकॉल श्रेणी। तो मैकॉल श्रेणी में भी आपके बॉक्साइट के अच्छे खासे भंडार देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर, बालाघाट, इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गोवा में, इनमें बॉक्साइट के अच्छे खासे भंडार देखने को मिल जाते हैं। तो वापस मैं रिपीट करूंगा, उड़ीसा, उड़ीसा के पास है झारखंड, झारखंड के पास है छत्तीसगढ़, नीचे आंध्र प्रदेश, इधर गुजरात और महाराष्ट्र, इनमें बॉक्साइट के अच्छे खासे भंडार देखने को मिल जाते हैं। और उड़ीसा में पूरे देश के लगभग 50% से ज्यादा बॉक्साइट मिल जाएगा। इस मैप में भी बॉक्साइट के जो जो क्षेत्र है वो बताए गए हैं। हालांकि हमने मैप के माध्यम से देख लिया है, फिर भी एक बार वापस देख लेते हैं। सबसे ज्यादा आपके उड़ीसा में मिल जाएंगे, आपके उड़ीसा में सबसे ज्यादा क्षेत्र मिल जाएंगे। नीचे नाम भी दिए हुए हैं, ये रायगढ़ है या आपका कालाहांडी है, कोरापुट है, ये उड़ीसा वाले क्षेत्र है। इसके अलावा इधर है आपका छत्तीसगढ़, यहां पर भी बॉक्साइट अच्छी खासी मात्रा में मिल जाएगा। ऊपर है झारखंड, झारखंड में मिल जाएगा। मध्य प्रदेश का वो हिस्सा जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, वहां पर बॉक्साइट मिल जाएगा। फिर हमने गुजरात में देखा बॉक्साइट मिल जाएगा। महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में, ये ठाणे, सतारा, कोल्हापुर, इन क्षेत्रों में बॉक्साइट मिल जाएगा। यहां आंध्र प्रदेश के उत्तर वाले हिस्से में भी आपको बॉक्साइट मिल जाएगा। यहां पर तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र, कर्नाटका के कुछ क्षेत्र में भी आपको बॉक्साइट देखने को मिल जाता है। दूसरा अलौह धातु देखते हैं बॉक्साइट के बाद, तांबा। तांबा तो आपने नाम सुना होगा, अपने घरों में तांबे के बर्तन मिलते हैं और ये जो पीतल के बर्तन मिलते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं तांबा ही होता है। तो तांबा का प्रयोग आदिम मानव द्वारा किया जाता रहा है। हम प्राचीन काल से ही तांबे का प्रयोग करते रहे हैं। तांबे को इंग्लिश में कहा जाता है कॉपर। तो एक समय आया था, उसको कॉपर पीरियड कहा जाता था प्राचीन काल के समय में। तो ये ध्यान आपको रखना है कि तांबे का उपयोग आदिम मानव द्वारा किया जाता रहा है। तांबे में अलग अलग चीजें मिला दो, अलग अलग धातु अधातु मिला दो तो कुछ और बन जाता है। जैसे कि यदि लोहे में थोड़ा सा तांबा
मिला दिया जाए तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है और इस्पात बन जाता है, जिसे हम स्टील कहते हैं। तो अधिकतर जो हम चीजें देखते हैं जो लोहे से बनी हुई होती है वो शुद्ध लोहा नहीं होता है बल्कि स्टील होता है। और स्टील कैसे बनता है? लोहे में तांबा डाल दो तो इस्पात या स्टील बन जाएगा। तांबे में जस्ता मिला दिया जाए तो पीतल बन जाएगा। तांबे में जस्ता मिला दिया जाए तो आपका पीतल बन जाएगा। और तांबे में यदि टीन मिला दिया जाए तो कांसा बन जाएगा। ये कांसा क्या है? जैसे कि हम देखते हैं स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक अलग अलग स्पोर्ट्स में मिलते हैं, तो ये कांस्य ही है कांसा। तो ये सारी चीजें कांसा, पीतल, इस्पात, ये तांबे में कुछ अलग अलग चीजें मिला देंगे तो हमें मिल जाएगी। अगर सोने में थोड़ा सा तांबा मिला दिया जाए, जो कि अधिकतर सोनार मिलाते भी है, तो वो जो सोने का आभूषण बनेगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग आपको देखने को मिलेगा। तो सोने में तांबा क्यों मिलाया जाता है? आभूषणों को दृढ़ता प्रदान करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए। तो तांबा एक चीज है, लेकिन इसमें दूसरी चीजें आप मिला दोगे तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। इस फोटो में आप देख सकते हो तांबा ऑरेंज कलर का, बहुत ही डार्क ऑरेंज कलर का होता है। और मुख्य रूप से आपने इनको देखा होगा बिजली के तारों में। बिजली के तार जब आप छीलते हो अपने घरों में भी छोटे मोटे कामों के लिए, तो उसमें भी जो गहरे लाल कलर के जो तार होते हैं वो ही है आपका कॉपर। तो ये तांबा मिलता कहां है? भारत में। पहले इसका उपयोग तो हमने देख ही लिया है, जानते भी है कि बिजली उद्योग में बहुत ज्यादा तांबे का उपयोग होता है। टेलीफोन के तारों में भी तांबे का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। रेडियो, ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं इनमें तांबे का बहुत बड़ी मात्रा में यूज होता है। देखते हैं इसका उत्पादन कहां होता है, कहां कहां पे ये मिलता है। पहले राज्य देखेंगे, एक तो है झारखंड, दूसरा है मध्य प्रदेश। मैं जैसे जैसे नाम ले रहा हूं आप अपने मैप में देखिए, और मैप नहीं है तो आप इमेजिन कीजिए कहां पे है झारखंड। भाई हमने वर्ल्ड का मैप और इंडिया का मैप करीब करीब 100-150 बार से ज्यादा बार देखा है, और अच्छे से ही देखा है, ऐसे हटाया नहीं है। तो मुझे आशा है कि अब तो आप इन जगहों के नाम अब इमेजिनेशन करने लग गए होंगे। तो झारखंड क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, राजस्थान में अच्छी मात्रा में तांबा मिल जाएगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तांबा मिलता है। तो झारखंड कहां पर है? मैप पर देखिए, झारखंड ये उड़ीसा के ऊपर है झारखंड। इसके अलावा मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश क्षेत्र है। इसके अलावा राजस्थान मध्य प्रदेश के पास में ही है अपनो प्यारो राजस्थान। फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये दक्षिणी भारत के 3 राज्य है, यहां पर भी आपको तांबा देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं इन राज्यों में कौन कौन सी जगह है जो हमें पता होनी चाहिए। झारखंड का सिंहभूम जिला है ना, झारखंड का सिंहभूम जिला, यहां पर आपको अच्छा खासा तांबा उत्पादित देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश का बालाघाट, सिंहभूम, बालाघाट। फिर आते हैं हम राजस्थान में, राजस्थान के झुंझुनू में खेतड़ी नामक जगह पर, आपने सुना होगा इसके बारे में कि यहां पर तांबा अच्छी खासी मात्रा में पैदा होता है। तो झुंझुनू का खेतड़ी और अलवर का खोदरीबा, खेतड़ी और खोदरीबा कहां पर है? अपनो प्यारो राजस्थान में। तो ये तो आसान नाम है, हमें याद हो जाएंगे। तो राजस्थान के खेतड़ी में और खोदरीबा में क्या पैदा होता है? अच्छी खासी मात्रा में हमें तांबा देखने को मिल जाएगा। बाकी इन 3 राज्यों को आप एज इट इज नाम लिख सकते हो। तांबा, ये एक लाइन खींच लो, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। यहां पर है सिंहभूम, यहां पर है बालाघाट, यहां पर है आपका खेतड़ी और खोदरीबा। खेतड़ी झुंझुनू में है और खोदरीबा आपके अलवर में मिल जाएगा। क्या मिलता है? यहां पर तांबा देखने को मिल जाएगा अच्छी खासी मात्रा में। इस मैप में और अच्छे से आपके तांबा के बारे में बताया गया है कि कहां कहां पर ये मिलता है। हमने देख ही लिया है, एक तो है झारखंड, झारखंड का सिंहभूम इलाका, फिर है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का बालाघाट इलाका। राजस्थान में अच्छी खासी मात्रा में तांबा पैदा होता है और मुख्य रूप से ये खेतड़ी और खोदरीबा में पैदा होता है। इसके अलावा साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के ये 3 राज्य, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में भी आपके तांबा देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो धात्विक खनिज
को हमने देख लिया है। एक तो लौह धात्विक खनिज और एक अलौह धात्विक खनिज। लौह धात्विक खनिज में हमने मुख्य रूप से लौह अयस्क और मैग्नीज देखा, और अलौह धात्विक खनिज में हमने दो देखे, बॉक्साइट और तांबा। अब हम आते हैं जो अधात्विक खनिज है, धात्विक खनिज हो गया, अब अधात्विक खनिज में हम पहले देखते हैं अभ्रक। दोस्तों 30 सेकंड का समय दीजिएगा, मैं पानी पी लेता हूं। तब तक आप अभ्रक को देखिए कि क्या आपने अभ्रक को कहीं सड़क पर देखा है। आपने जरूर देखा होगा, लेकिन उसको आप अभ्रक नहीं बोलते हैं, आप उसे छुपाकर अपनी बुक में रख लेते हैं और उसे आप विद्या कहते होंगे ना। अभ्रक आपने सड़कों पर या स्कूल जाते वक्त, स्कूल से आते वक्त, या खेल खेल में आप इधर उधर खेल रहे हो कई मैदानों में, तो आपको जमीन में मिट्टी के अंदर अभ्रक के छोटे छोटे टुकड़े देखने को मिल गए होंगे। अभ्रक को आप पारदर्शी होता है, ऐसे देख सकते हो उसके आर पार, और उसकी आप लेयर हटा सकते हो, जिसे आप आम भाषा में विद्या भी बोलते होंगे कि मुझे विद्या मिल गई है, मुझे अब बहुत अच्छी पढ़ाई आएगी, और आप उसे किताबों में भी छुपाते होंगे। हम अपने बचपन में ऐसा करते थे। तो उसे विद्या नहीं कहते हैं, उसे अभ्रक कहते हैं। इंग्लिश में उसे माइका कहा जाता है, माइका, अभ्रक। अभ्रक कैसा है ये आग्नेय और कायांतरित शैलों में, भाई आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा अलग अलग चट्टानों के बारे में। जो सबसे पहले चट्टान बनती है, जो ज्वालामुखी से बनती है, लावा से बनती है, वो आग्नेय होती है। और जब आग्नेय चट्टानों का दबाव और तापमान की वजह से उनकी काया चेंज हो जाती है, उनका रूप चेंज हो जाता है, तो कायांतरित शैल, कायांतरित चट्टानें बन जाती है। तो यहां से हमें अभ्रक देखने को मिलता है। ये पारदर्शक होता है। पारदर्शक मतलब इसके आर पार आप देख सकते हो। लचीला होता है, आपने देखा होगा, ऐसे आप घुमा सकते हो, ये बहुत लचीला होता है। तापरोधी होता है, मतलब टेम्परेचर का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पे तो फर्क पड़ता है, लेकिन जैसे कि चम्मच है, चम्मच को यदि आप एक सिरे से गर्म करोगे और धीरे धीरे दूसरी सिरे को आप छुओगे, तो यहां पर आपको तापमान देखने को मिलेगा। लेकिन अभ्रक में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अधातु है, अधात्विक खनिज है। तो यहां पे आपने गर्म किया तो इधर आपको गर्मी नहीं लगेगी। तापरोधी है, विद्युत रोधी है, इधर से आप करंट बहाओगे तो इधर आपको करंट नहीं मिलेगा। जैसे लकड़ी होती है, एक सिरे पे आप करंट रखो, दूसरे सिरे पर हमें करंट नहीं लगता है। जैसे प्लास्टिक है, एक सिरे पर करंट आ जाए, दूसरे सिरे पर करंट नहीं मिलता है। वहीं लोहा है, स्टील है, तांबा है, इसके एक सिरे पर करंट लगाओगे तो दूसरे सिरे को छुओगे तो आपको झटका लगेगा। तभी हमें कहा जाता है कि जब कहीं करंट आ रहा हो, कोई चिपक गया हो, उसको हटाना है, तो आप लकड़ी, सूखी लकड़ी का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि गीली लकड़ी में तो करंट फ्लो होने लगेगा। तो अभ्रक जो है, इसकी क्वालिटी हमें पता होनी चाहिए। पारदर्शक है, लचीला है, तापरोधी और विद्युत रोधी है। इसके उपयोग क्या क्या है, कहां कहां ये इसके काम में लाए जाते हैं? बिजली की मोटर में, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में, सजावट के सामान बनाने में, मकानों में इसका उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। और एक फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा अभ्रक के बारे में, कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अभ्रक कौन पैदा करता है? भाई भारत। भारत विश्व का सर्वाधिक उत्पादक देश है। सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है अभ्रक या माइका का? अपना प्यारा देश भारत। कहां कहां पे मिलता है ये? मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में मिलेगा। मैप पर देखिए आंध्र प्रदेश कहां पर है? दक्षिण भारत का एक राज्य है। राजस्थान में मिलेगा, अपनो प्यारो राजस्थान है कहां पर? ये भारत के मैप में पश्चिम की तरफ है। झारखंड में मिलेगा, झारखंड कहां है? उड़ीसा के ऊपर। उड़ीसा कहां है? भारत के आप पूर्व की तरफ देखोगे उड़ीसा मिल जाएगा। बिहार है, बिहार, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ये माइका या अभ्रक के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है। तो एक बार हम इन चारों जगहों को मैप पर देख लेते हैं, फिर इन चारों जगहों में कौन कौन से जगह हैं वो हमें एक एक करके डिटेल में देखना है। तो कहां कहां पे मिलेगा? अपनो प्यारो राजस्थान में, इसके अलावा झारखंड में, इसके अलावा बिहार में, और आंध्र प्रदेश में आपको अच्छी खासी मात्रा में माइका या अभ्रक मिल जाएगा। वापस रिपीट करूंगा, अभ्रक के मामले में हम नंबर 1 है, इसलिए आप अभ्रक को थोड़ा सा डिटेल में देखिएगा। तो झारखंड में पहले बात करते हैं कि झारखंड में कहां कहां मिलेगा। झारखंड में हजारीबाग पठार,
हमने देखा अलग अलग प्रकार के पठार, जैसे कि हमने अमरकंटक पठार का भी लिया था, छोटा नागपुर का पठार भी हमारे सामने आया था। तो छोटा नागपुर पठार के पास ये हजारीबाग का पठार जो कि झारखंड में स्थित है, यहां पर अभ्रक अच्छी खासी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। एक जगह है कोडरमा, इस कोडरमा का नाम आप याद रखिएगा। तो कोडरमा विश्व प्रसिद्ध अभ्रक की मंडी है, अभ्रक का यहां पर व्यापार किया जाता है। कोई भी चीज का अधिकतम व्यापार जो है उस क्षेत्र में किया जाता है जिस क्षेत्र में वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा उत्पादित की जाती है। तो कोडरमा कहां है? झारखंड में। कोडरमा किसके लिए फेमस है? ये अभ्रक के लिए फेमस है, माइका के लिए फेमस है। अब हम आते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ। आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में आपको अच्छी खासी मात्रा में अभ्रक देखने को मिल जाएगा। आते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, यहां पर अभ्रक अच्छी खासी मात्रा में उत्पादित किया जाता है। चलते हैं बिहार की तरफ, झारखंड के ऊपर बिहार की तरफ। बिहार में गया, मुंगेर, यहां पर भी आपको अच्छी खासी मात्रा में अभ्रक देखने को मिल जाएगा। गया क्या है? आप कमेंट कीजिए, गया क्या है ना? गया भगवान बुद्ध से रिलेटेड एक जगह है। आप कमेंट कीजिए कि वो वहां पे भगवान बुद्ध के साथ क्या हुआ था। इसे बौद्ध गया भी कहा जाता है, गया को बौद्ध गया भी कहा जाता है। ये बिहार में स्थित है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी अभ्रक का अच्छी खासी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक आप मैप पर देखिए, ये आंध्र प्रदेश के पास में है कर्नाटक। इसके बाद महाराष्ट्र कर्नाटक के ऊपर, गुजरात के नीचे। पश्चिम बंगाल ये उड़ीसा के ऊपर, झारखंड के पास में। और तमिलनाडु भी नीचे की तरफ है। यहां भी अभ्रक अच्छी खासी मात्रा में पैदा किया जाता है। इनमें जगह जगह कौन सी दी हुई है? कर्नाटक में कैसूर और हासन जिले, महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया और बांकुरा, और तमिलनाडु में नीचे कोयंबटूर और मदुरई। इनमें आपको अभ्रक की मात्रा अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। मैं वापस बात रिपीट करूंगा, पहले आप प्रमुख राज्यों के नाम याद करना है तो पहले याद कीजिए, उसके बाद उनके एक एक जगह, उसमें भी सबके नहीं, 2-3 जो इंपॉर्टेंट जगह है उसको याद कर लो। जैसे कि बिहार में गया हो गया, झारखंड में आपका हजारीबाग का पठार हो गया और कोडरमा नामक जगह हो गई। राजस्थान में आप याद कर सकते हो अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर। तो कुछ राज्य और उनके कुछ जगहों के नाम आप सबके बारे में एक ही पेज पर एक ही साथ लिख लो ताकि याद करने में आसानी होगी। तो इस मैप में हमें बताया गया है कि ये अभ्रक और अभ्रक, माइका, ये अलग अलग अधात्विक खनिज हमें कहां देखने को मिलते हैं। सारे अधात्विक खनिजों के बारे में इस मैप में हमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन अधात्विक खनिज में हमें अपनी पाठ्य पुस्तक के अनुसार क्या पढ़ना है? अभ्रक पढ़ना है। तो अभ्रक कहां मिल जाएगा? ये जो गोल गोल किया हुआ है वो सारी जगह अभ्रक की जगह है। जैसे कि हमने देख ही लिया है, ये झारखंड वाला एरिया हो गया, यहां पर आपका अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर राजस्थान में हो गया। आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से हो गए यहां पर, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यहां पर भी मिलेगा, लेकिन हमें मेन इंपॉर्टेंट जगह देखनी है। अधात्विक खनिज के बाद हम आते हैं अब अधात्विक खनिज के अंदर ही एक आते हैं ऊर्जा संसाधन के बारे में। लेकिन आज की क्लास हम यहीं पर रोकेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम ऊर्जा संसाधनों के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। ऊर्जा संसाधनों में हमें 2 प्रकार से बांटना है, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ेंगे, और गैर परंपरागत में हमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, इनके बारे में डिटेल में देखना है। तो इस चैप्टर में बहुत सारे फैक्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, आपको परेशान नहीं होना है। पहले बेसिक चीजें आप पढ़ोगे, एक बार सारा चैप्टर जो बेसिक है पहले वो नॉलेज रखो। जगहों के बारे में, कुछ राज्यों के नाम और राज्यों में भी कुछ इंपॉर्टेंट और आसान चीजें जो हैं वो आप याद कर लो। और बाकी सारी जो चीजें याद करने वाली है एग्जाम से 2-3 महीने पहले ही करनी है, और उसमें भी सारी जगह आप याद ना करो। इन सारी जगहों को आप, मैं ये कहता हूं कि कोई याद नहीं कर पाएगा। जो इस फील्ड में बहुत सालों से है, जो इसी फील्ड में खनिज क्षेत्र में, खनन क्षेत्र में काम कर रहा है, उन्हीं को ये चीजें मुख्य रूप से याद होगी। हमें तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है, हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, दूसरे सब्जेक्ट्स भी है, और इसमें भी ज्योग्राफी में भी बहुत सारे चैप्टर्स है। तो मैं ये कहूंगा कि आप एक एक नाम सबका याद कर लें।
तो इसी के साथ हम आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। करना क्या है आपको, आज जो भी चीजें पढ़ी है वो आज ही रिवाइज कर लो ताकि बर्डन थोड़ा कम हो जाए। पढ़ाई करते रहना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने मानसिक और फिजिकल जो हेल्थ है उसका ध्यान रखना है। मिलेंगे हम कल इसी समय, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। मिशन ज्ञान की ई कक्षा से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।